चलिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार। पूंजी क्या है, पहले अगर इसे देखें तो साधारण अर्थों में पूंजी उस धन को कहते हैं जो निवेश योग्य होता है, इन्वेस्टाइबल मनी। निवेश योग्य धन को हम पूंजी कहते हैं। जो धन उत्पादक कार्यों में लगाया जाए, जो धन प्रॉफिट मेकिंग के लिए इन्वेस्ट किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब जहाँ पर कैपिटल का लेन देन होता है, यानी वह जगह या वह बाजार जहाँ जिसके पास कैपिटल है वो लगाना चाह रहा है, और दूसरा जिसको कैपिटल की आवश्यकता है वो पाना चाह रहा है, उन दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार कहते हैं। तो पूंजी बाजार मुख्य रूप से देखा जाए तो इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूंजी बाजार में जो निवेश हो सकता है पूंजी का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी मतलब क्या हो गया, सहभागिता। और दूसरा हो गया नॉन पार्टिसिपेटरी, यानी इसका मतलब हुआ गैर सहभागिता। निवेश या इन्वेस्टमेंट। यहाँ सहभागिता का मतलब ये हुआ कि बिजनेस प्रतिष्ठान में हम लाभ और हानि दोनों में भागीदारी करेंगे। मतलब हम लाभ हानि दोनों में जब भागीदारी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टमेंट। जैसे जब हम कंपनियों की प्रतिभूति या शेयर में पैसा लगाते हैं तो ऐसे में हम सहभागी निवेश कर रहे होते हैं, और इस मार्केट को हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब होता है प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार। शेयर मार्केट में जब हम पैसे लगाते हैं या शेयर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितने प्रतिशत हम उस कंपनी का शेयर लेते हैं उतने ही मात्रा में, यानी उतने ही प्रतिशत में हम कंपनी के लाभ और हानि में दोनों हिस्सेदार बनते हैं। यानी अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मान लीजिए 25% प्रॉफिट में है कंपनी, तो इन्वेस्टर को 25% प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कंपनी जो है वो अगर 10% लॉस में जा रही है, ये 10% लॉस में, तो उसे लॉस बियर करना पड़ेगा। यानी लाभ और हानि दोनों में हिस्सेदारी है, इसी नाते इसको कहते हैं सहभागी निवेश। ये सारी चीज़ें हमें शेयर मार्केट या प्रतिभूति बाजार में देखने को मिलती हैं। दूसरी जो है गैर सहभागिता निवेश के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं, इसके उपकरण जो होते हैं, इसमें होते हैं डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं। डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं, ये दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर हम चूँकि गैर सहभागिता और निवेश कर रहे हैं, और इसमें जो डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं ये कमर्शियल पेपर्स होते हैं, और इस पर जो है एक फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी होती है। फिक्स रिटर्न
यानी ये केवल लाभ में हिस्सेदारी करता है, हानि में नहीं। मान लीजिए फिक्स रिटर्न तय कर दिया गया, ये प्रपत्र खरीदते समय ही उस पर कुछ गारंटी दी जाती है रिटर्न या लाभ की। तो मान लीजिए डिवेंचर या बॉन्ड्स पर गारंटी दिया गया कि इतने समय में आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, तो कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये रिटर्न उसे उतना मिलेगा। यानी यहाँ पर जो देखा जाए वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है। और यहाँ अगर आप देखें तो फिक्स रिटर्न की गारंटी भी होती है, गारंटी होती है। गारंटी का मतलब ये हुआ कि जो भी संस्था है, कंपनी है, वो वचनबद्ध है उतना प्रतिशत रिटर्न देने के लिए, वो चाहे जैसे वो देगी, एक विधिक जिम्मेदारी उसकी बनती है। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका देखें, जो शेयर बाजार है, प्रतिभूति बाजार है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो हिस्सा है इसका, ये होता है इक्विटी शेयर का लेन देन जिसमें होता है इक्विटी शेयर, यानी इसमें जो शेयर्स का लेन देन होता है, किसका लेन देन होता है? शेयर्स का। शेयर्स में इक्विटी शेयर होते हैं जिसको हम कहते हैं अंश प्रतिभूति। और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जिसको कहते हैं वरीयता प्रतिभूति। इसमें अगर देखें तो इक्विटी या जो अंश प्रतिभूति है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसको खरीदने वाले को वोटिंग राइट होता। वोटिंग राइट का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी और डिसीजन में इसकी भागीदारी होगी। पॉलिसी और डिसीजन मैटर्स में इनको भागीदारी मिलेगी और इसी नाते इनका जो मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी के नीति निर्माता यही लोग होते हैं। कंपनी कैसे चलाया जाना है इसका निर्धारण यही लोग करते हैं। दूसरा वरीयता प्रतिभूति, जैसा कि नाम से ही वो है, प्रेफरेंस होना चाहिए था। तो प्रेफरेंस शेयर में अगर आप देखें प्रेफरेंस शेयर की विशेषता ये होती है कि इसमें जब लाभांश का वितरण होगा तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी लाभांश का वितरण इनसे पहले इनको मिलेगा। तो इसमें वरीयता जैसा कि लिखा ही है, तो लाभांश वितरण में इन्हें वरीयता दी जाएगी। किस पर वरीयता दी जाएगी? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स पर लाभांश वितरण में वरीयता। अब इनके पास कोई वोटिंग नहीं राइट नहीं होता इन जनरल। ये तभी वोट में भाग ले सकते हैं वोटिंग में जब कंपनी को डिजॉल्व करना होता है, साधारण स्थिति में भागीदारी नहीं कर सकते। तो इसको लगते हैं इन जनरल नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। ये सिर्फ वोटिंग राइट तब रखते हैं जब कंपनी को डिजॉल्व करना होता है, तो सामान्यतया इनको मताधिकार नहीं प्राप्त होता। सिर्फ ये उस परिस्थिति में वोटिंग कर सकते हैं जब कंपनी को डिजॉल्व किया जाना हो या भंग किया जाना हो, समाप्त किया जाना हो। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं,
इनकी दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरा होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब इनमें इनको कितना, अगर कंपनी हानि में जाती है, घाटे में जाती है, तो जो लायबिलिटीज आती हैं उसमें ये निश्चित होता है लिमिटेड में कि उनको कितनी लायबिलिटी बियर करनी है। तो ये निश्चित लायबिलिटी या निश्चित दायित्व होता है। निश्चित के बजाय कहना सीमित दायित्व कहेंगे, सीमित दायित्व, सीमित दायित्व, सीमित दायित्व। और इनका जो दायित्व होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व होता है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। जब हम इसको देखेंगे कि जहाँ इनके सीमित दायित्व होते हैं और इनके असीमित दायित्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी घाटे में जाती है, यानी कंपनी को अगर दिक्कत आती है कभी, तो सबसे ज़्यादा बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा बर्डन बियर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं को मिलता है, असीमित दायित्व धारक लोगों को। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम कैपिटल मार्केट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट में हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। पहला कौन सा? एक तो हो गया जिसमें पार्टिसिपेटरी या सहभागिता, इसमें हम लाभ हानि दोनों में भागीदारी करेंगे। साधारणतः इसी मार्केट को हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहती है। फिर हम लोग जो इस कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, यानी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो एक तो इक्विटी शेयर बनेंगे और दूसरा प्रेफरेंस शेयर बनेंगे। इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट मिलेगा इसके होल्डर को, और ये मेन इन्वेस्टर यही कंपनी के होते हैं, मालिक लोग होते हैं, और इनके पास वोटिंग राइट है, यानी पॉलिसी और डिसीजन में इनकी भागीदारी होती है। इन्हीं के नीतियों के अनुसार, इन्हीं के बनाई गई नीतियों के अनुसार चूँकि कंपनी का संचालन होता है, तो लाभ हानि दोनों यही मैक्सिमम शेयर करेंगे, जैसा कि स्वाभाविक ही है। तो सबसे ज़्यादा इनको लाभ भी होता है, और अगर कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इन पर सबसे ज़्यादा दायित्व भी जाता है। दायित्व के आधार पर हम देखते हैं दो कैटेगरी बनाया गया, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। यानी जो तय सीमा तक जो दायित्व बियर करेगा कंपनी में प्रतिकूल परिस्थितियों में, उसे लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर कहते हैं। और जो असीमित दायित्व या अनलिमिटेड दायित्व, यानी जितना भी बर्डन जाएगा लास्टली वो किसके ऊपर जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी जो इसके पास है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से डिवीज़न है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इसी को होना है अगर कंपनी लाभ की स्थिति में रहती है तो। अब यहाँ पर एक दो बातें और समझना है। हम लोग देख रहे हैं कि लाभांश का वितरण होता है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि फिक्स रिटर्न, मान लीजिए कंपनी ने अपने कुल स्टेक का 10% जो है बांट दिया है, किस रूप में वितरित किया है, कलेक्ट किया है, तो वो पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी के रूप में किया है, डिबेंचर और बॉन्ड्स के रूप में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो जब ये जारी करते हैं तो इस पर फिक्स रिटर्न मिलता है। लाभ हानि दोनों की स्थितियों में इसका गारंटीड होता है। यानी अगर आप देखें कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है 25% की, तो इसे सिर्फ 10% मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25% इसे मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को बाकी जो इसके हिस्से का भी बचा हुआ है, क्योंकि कंपनी 25% प्रॉफिट में है, यहाँ केवल 10% जा रहा, बाकी जो इस हिस्से का 15% जो इस प्रॉफिट के रेशियो में बच रहा वो आ जाएगा किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आ जाएगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा जो आएगा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स के पास में
आता है। तो ये हम लोगों की एक संरचना हुई कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार की। अब जो कैपिटल मार्केट यानी इसमें हम लोग बात करें जो शेयरों के लेन देन का काम होता है, वो शेयर का, अब जैसे एक शेयर बाजार हो जाएगा, दूसरा डिबेंचर और बॉन्ड की बाजार हो जाएगी। अब आइए हम इसकी बात करते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट बेसिकली जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज से चलती है। स्टॉक एक्सचेंज से संचालित होती है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो बाजार है, वो पंजीकृत दलालों की संस्था है जहां शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। वस्तुतः स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पंजीकृत, इसको रजिस्टर्ड कहते हैं, रजिस्टर्ड दलाल, इसको हम कहते हैं ब्रोकर। उपदलाल, सब ब्रोकर। कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट्स। अंडर राइटर्स, तो हम लोग देखें स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या। यहाँ शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। इस खरीद बिक्री का जो कार्य होता है ये पंजीकृत दलालों, उपदलालों, कमीशन एजेंट, अंडर राइटर्स इत्यादि के द्वारा संपादित किया जाता है। ये जो विशेषता, ये सारे जो हैं वो एक तरह से कमीशन एजेंट ही हैं जो खरीदने और बेचने, दोनों बेचने वाले, यानी इन्हीं के माध्यम से, ये बिचौलिए हैं एक तरीके से जो शेयरों की खरीद फरोख्त का काम संपादित करते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हुआ, यानी स्टॉक एक्सचेंज वह जगह हुई जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। यानी अगर आप देखें एक कंपनी है जो अपना शेयर बेचना चाहती है, कंपनी ये शेयर बेचना चाहती है, तो इसके लिए पहला काम ये होगा कि स्वयं को कहाँ रजिस्टर करेगी, इसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करेगी। तो पहला काम क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में वो स्टॉक एक्सचेंज में स्वयं को रजिस्टर कराएगी।
यहाँ पर रजिस्टर होने के लिए कंपनी के जो तमाम डिटेल हैं, कंपनी के बायलाज हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का बैलेंस शीट का जो एक ऑथेंटिक कॉपी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रिपेयर किया गया है, ये तमाम डिटेल जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनका केवाईसी पूरा डिटेल इसको कहाँ जमा करना होगा, जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर है, मतलब करवाना चाह रही है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट दिखाना होता है, जमा करना होता है और उसको वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि इनके वैल्यूएशन कैसे होंगे, तो यहीं पर रेटिंग एजेंसीज का भी भूमिका आ जाता है, यानी उसके एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा, क्या चल रहा है कंपनी का। तो इसमें आप जानते हैं एक एजेंसीज होती हैं रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज हैं, ये इस काम को संपादित करती हैं। जैसे रेटिंग एजेंसीज के बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये रेटिंग एजेंसीज में से जैसे मूडीज, तो मूडीज है दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा मूडीज के अलावा फिच रेटिंग है, ऐसे कई कंपनियां काम कर रही हैं। इंडिया में क्रिसिल है, आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं, एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं, ये क्या करती हैं, जो कंपनियां हैं, बिजनेस प्रतिष्ठान हैं, उनके रेटिंग का काम करते हैं। रेटिंग में उनकी माली हालत को देखते हुए, उनके मार्केट में ब्रांड वैल्यू को देखते हुए, उनका जो बिजनेस का कितना बड़ा स्कोप है उसको लेते हुए, ये तमाम चीज़ों के आधार पर उनका ग्रेडिंग करती हैं ये सब कंपनियाँ, जिनको हम रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। ये इसी के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो इनके द्वारा जो है इसका एक रेटिंग भी किया जाता है और इस आधार पर इनके शेयरों के दाम तय किए जाते हैं। तो ये तमाम काम जो है करने के साथ ही इनका अब कंपनी को रजिस्टर कराया गया, और कंपनी को रजिस्टर कराने के बाद अब जब यहाँ जो व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है, जैसे जो इन्वेस्ट करना चाह रहा, मान लीजिए हम आप जैसा जो कोई व्यक्ति है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा शेयर में, तो वो दलालों से कांटेक्ट करेगा। जैसे जो ब्रोकर्स इसमें हैं, सब ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, इन सब से हम संपर्क करेंगे और ये हमको वो सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बिचौलिए हैं जो इस लेन देन को संभव बनाते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो पर्सन है जिसको कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टर को क्या करना होता है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट इसको कहते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट होता है जिसमें शेयरों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त होती है। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था वो 1602 में एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में 1602 में स्थापित हुआ था। आप देख सकते हैं कि यूरोप के लोग कितने आगे हैं।
भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE कहते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में की गई। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ही नहीं बल्कि ये एशिया का, संपूर्ण एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। जैसा कि नाम ही इससे ये स्पष्ट है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका मुख्यालय जो है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में। मुंबई में